हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड होगा। पहला पार्ट हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से थे। दूसरा टॉपिक उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तीसरा टॉपिक है आर्थिक उदारवादी किसे कहा गया। चौथा टॉपिक जॉल्वेराइन क्या था, किसके जरिए बनाया गया, कब बनाया गया, क्या उद्देश्य थे इसके, ये सब कुछ जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना कैसे हुई, किसके जरिए हुई, रूढ़िवाद है क्या, ये भी जानेंगे। फिर जानेंगे कि वियना की संधि किसके बीच में हुई, क्या था ये वियना की संधि, कब हुई थी, ये सब कुछ जानेंगे। और फाइनली हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि वियना की संधि में क्या निर्णय लिए गए और इस निर्णय से पूरे यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब कुछ जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो है राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से थे। तो इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसके पहले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैंने पढ़ाया था। उसमें यह बताया था राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद लोगों में देश के प्रति सोचने की भावना को कहा जाता है। लोगों में ये भावना क्यों जागृत हो रहा था, वजह साफ था कि वहाँ के राजा दुराचारी हो गए थे। लगभग सभी राजाओं का यही हाल था, प्रजा पे विशेष ध्यान नहीं देते थे। तो प्रजा जो है वो अपने राजा से दुखी हो गए थे और वो चाहते थे कि अपने राजा को चेंज कर दें। इसीलिए राष्ट्रवाद की भावना भड़क रही थी। सवाल ये उठता है कि इस राष्ट्रवाद की भावना को भड़काने में ऐसे कौन कौन से तत्व थे जो सहायक साबित हो रहे थे, ये हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो तत्व था वो ये था कि कुलीन वर्ग का पूरे यूरोप पे प्रभाव था। कुलीन वर्ग किसे कहते हैं? अमीर लोगों को। ये अमीर लोग कहने को तो संख्या में कम थे, लेकिन पूरे यूरोप पर लगभग इन्हीं का प्रभाव था। चाहे किसी भी देश का बात किया जाए, पूरे देश पे इन्हीं का कब्जा था। ये सामाजिक रूप से भी काफ़ी ताकतवर थे और आर्थिक रूप से तो ताकतवर थे ही। ताकत होने का साफ कारण है ये राजा को पैसे से मदद करते थे, तो राजा इनकी बात मानता था। ये कुछ भी कर सकते थे समाज में, मतलब कोई क्राइम कर दिया और साफ बच गया, राजा इस पर एक्शन नहीं लेता था। क्यों भाई? क्योंकि ये पैसा देते थे टैक्स के रूप में, एक लंबा चौड़ा पैसा देते थे, मोटा रकम देते थे। तो इसीलिए मतलब ये एकदम से निरंकुश हो गए थे ये कुलीन वर्ग। समाज पे पूरा प्रभाव था। गरीबों को कुछ लगाते नहीं थे, गरीबों से अपने खेतों में काम करवाते थे। मन हुआ तो उसको पैसे दिए, उसका मजदूरी दिया, नहीं मन हुआ तो नहीं दिया। इस तरीके से वहाँ का सिस्टम बना हुआ था। तो लोगों को इसके वजह से काफ़ी असंतोष था कि भाई कुलीन वर्ग हमें काफ़ी सता रहा है। ये कुलीन वर्ग शहर में रहते थे और सभी कुलीन वर्ग लगभग आपस में रिश्तेदारी के द्वारा बंधे हुए थे। मतलब किसी ने किसी के यहाँ अपना बेटा ब्याह रखा है, किसी ने किसी के यहाँ अपना बेटी ब्याह रखा है, मतलब सभी रिश्तेदार थे और किसानों के जरिए अपने खेतों में खेती करवाते थे। तो इसका प्रभाव था जिसकी वजह से लोगों में बड़ा गुस्सा था। दूसरा कारण और सबसे प्रमुख कारण वो था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ भाई? औद्योगिक क्रांति होने से ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें मशीनों से बनने लगी, यहाँ तक कि खेती में भी मशीनों का उपयोग होने लगा। तो ऐसा होने से हुआ ये कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि औद्योगिक क्रांति से फ़ायदा उठा करके थोड़े से पैसे वाले हो गए, जो कि पहले मजदूरों की कैटेगरी में आते थे लेकिन थोड़े ब्रेन वाले थे, वो थोड़ा पैसे वाले हो गए। तो खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बाल बच्चे को उसने पढ़ाया। तो जब बाल बच्चा पढ़ा तो क्या हुआ? कोई मास्टर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई वकील बना। अब चूंकि वो पढ़ा लिखा है, लेकिन वो है तो पहले से तो मजदूर वर्ग का ही आदमी था ना, उसी का बाल बच्चा था। और इस मजदूर वर्ग के बाल बच्चों को हमेशा से कुलीन वर्ग सताता आया था, तो अभी भी सताना चाह रहा था। और अब ये लोग पढ़ लिख लिए थे। पढ़ने लिखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बुद्धि थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर पढ़ा लिखा इंसान को आप अपमानित करना चाहिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो जवाब देगा। यही होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति होने से यह हुआ कि एक नया प्रकार का वर्ग बना और उस वर्ग को कहा गया मध्यम वर्ग। पहले दो प्रकार के लोग रहते थे, एक कुलीन वर्ग रहता था और दूसरा मजदूर वर्ग रहता था। कुलीन वर्ग हमेशा से मजदूर वर्ग को सताते आया था, लेकिन औद्योगिक क्रांति होने से एक नया वर्ग निकला जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। और ये वर्ग के लोग पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर थे, वकील थे। उन्होंने कुलीन वर्ग के द्वारा जो किया गया अत्याचार था उसको सहना स्वीकार नहीं किया। वो लोग विरोध करने लगे और यही विरोध का नतीजा था कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पनपने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था राष्ट्रवाद की भावना भड़कने का। तीसरा कारण जो है वो ये है रूमानीवाद। रूमानीवाद का सहारा लिया गया। रूमानीवाद क्या है?
तो राष्ट्रवाद की भावना भड़काने के लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए गए, नुक्कड़ पे नाटक किया गया और उस नाटक के जरिए लोगों में ये बताया जाता था कि किस तरीके से ये लोग जो बड़े लोग हैं वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो भाई उस अन्याय के खिलाफ अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग जीत भी सकते हैं। ऐसा नाटक के जरिए, गीतों के जरिए, है ना, मतलब जो होता है देशभक्ति गीत, इस तरह के गीतों के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भड़काया जाने लगा। तो ये 3 प्रमुख तत्व थे जिसके जरिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भड़काया गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी क्या है? तो उदारवादी शब्द जो है ना वो लैटिन शब्द से बना है, लीबर। लैटिन में एक शब्द होता है जिसका नाम है लीबर, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। तो उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे वो थोड़े से मतलब आज़ाद किस्म के थे। वो व्यक्ति क्या चाहते थे? वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता पर बल देते थे। मतलब जो उदारवादी राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग थे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि कोई किसी के अधीन रहे, कोई किसी का बंधुआ मजदूर रहे, ऐसा नहीं रहे। उदारवादी राष्ट्रवादी लोग यही चाहते थे। वो कानून के समझ सबकी समानता पे भी बल देते थे। साथ ही साथ वो निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि जनता के द्वारा चुनी गई कोई सरकार बने जो कि संविधान बना करके कोई भी किसी भी देश पे राज करे। ठीक है, ये चाहते थे। इसके अलावा निजी संपत्ति की सुरक्षा पे बल देते थे। मतलब ये कि अगर संपत्ति मेरा है तो मेरा रहे, ये ना हो कि राजा का आदमी आए और छीन के चला जाए, ऐसा ना हो। निजी संपत्ति की पूरी सुरक्षा हो। इसके अलावा मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। मुक्त व्यापार मतलब व्यापारी लोग जो व्यापार करता है उसमें राजा कोई इंटरफेरेंस ना करे, उसको व्यापार करने दिया जाए। व्यापारी लोग अपने बुद्धि से व्यापार करता है, राजा बोलेगा कि नहीं तुमको इससे व्यापार नहीं करना है। तो हो सकता है व्यापारी को जिससे व्यापार करने को मना किया जा रहा है राजा के जरिए, उससे व्यापार करने में फ़ायदा था, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ व्यापारी को। तो व्यापारियों का कहना था कि हम लोगों को व्यापार करने दिया जाए, राजा हम लोगों को ना बताए कि किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है। इतना चीज़ हो गया। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे चीज़ें थी जो ये लोग चाहते थे, जैसे कि प्रेस की आज़ादी चाहते थे। प्रेस बोले तो समाचार पत्रों की आज़ादी चाहते थे। समाचार पत्र की आज़ादी से क्या मतलब है? तो बहुत से ऐसे राजा थे वो समाचार पत्रों को इस तरीके से मतलब सेंसरशिप लगा दिए थे ना उन पे कि समाचार पत्र वाले सिर्फ वही छापते थे जो राजा चाहता था। और राजा क्या चाहता था? अच्छा बात छापो कि हाँ राज्य में पूरा सुख शांति है, लोग बड़े खुश हैं, भले ही लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन पेपर में नहीं छप रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का सेंसरशिप लगा हुआ था। तो ये जो उदारवादी लोग थे वो ये कहते थे कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, प्रेस पे आज़ादी होना चाहिए, जो सच बात है वही छापेगा प्रेस। तो ये सभी चीज़ चाहते थे उदारवादी राष्ट्रवादी। अब हम लोग जानते हैं आर्थिक उदारवादी क्या है। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद का ही एक ब्रांच कह सकते हो, आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद क्या है? इसका कुछ सोच था। सोच ऐसा था कि ये मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। वो तो यहाँ से भी था, मुक्त व्यापार का पक्षधर मतलब राजा इंटरफेरेंस ना करे, व्यापार करने दिया जाए, ये अपने बुद्धि से व्यापार करेंगे। वही चीज़ मैंने नीचे लिखा है कि व्यापार में राजकीय नियंत्रण ना हो। ठीक है बच्चों, तो जब व्यापारी लोग इतना चाह रहे थे कि व्यापार में राजकीय नियंत्रण ना हो, तो इसके लिए एक देश था, उस टाइम पे ये देश नहीं बना था, एक बड़ा सा क्षेत्र था जिसे प्रसा कहते हैं। तो प्रसा ने एक काम किया, उसने एक संघ बनाया, शुल्क संघ, कि कितना व्यापारियों को शुल्क देना है, किस चीज़ के खरीद बिक्री में कितना नहीं देना है, टैक्स, वो एक संघ डिसाइड करेगा। और उस संघ का नाम रखा गया जॉलबेराइन। तो जॉलबेराइन क्या था भाई? प्रसा द्वारा 1834 ईस्वी में बनाया गया एक शुल्क संघ था जो कि व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करता था। आप लोग चाहो ना तो नोट्स बना सकते हो यहाँ से, इसी तरीके से ना पॉइंट वाइज लिखोगे, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो जॉलबेराइन क्या था? प्रसा द्वारा 1834 में बनाया गया एक शुल्क संघ था जो व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करता था और साथ ही साथ व्यापार के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराता था। कोई राजकीय हस्तक्षेप नहीं। राजा को कह दिया कि आपको जितना टैक्स चाहिए उतना टैक्स हम दे देंगे, आप हमें ये मत बताओ कि किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं करना है। ठीक है, और ये काम कौन कर रहा था? जॉलबेराइन नाम का एक संस्था बनाया गया था, यही कर रहा था। अब हम लोग बात करते हैं रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना का। सबसे पहले तो समझते हैं कि रूढ़िवाद किसे कहा जाता है। तो रूढ़िवाद का मतलब होता है पुराना सोच। तो
जैसे पूरे यूरोप में एक नया प्रकार का सोच चल निकला था। वो सोच क्या था? राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को खत्म करके फिर से पुराना सोच लागू करना ही क्या कहा गया? रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना कहा गया। तो ऐसा क्या हुआ भाई कि रूढ़िवाद का पुनर्स्थापना हो गया? तो हुआ ये कि नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना तो वो पूरे यूरोप में हलचल मचा दिया। लगभग तमाम यूरोप पे, पूरे यूरोप पे उसका कब्जा हो गया और फिर वो ब्रिटेन से जाके भिड़ गया। इंग्लैंड जिसको आज के डेट में हम लोग कहते हैं, उस ब्रिटेन से जाकर के भिड़ गया। तो ब्रिटेन काफ़ी ताकतवर था, लड़ाई हुआ, और भी देश इसके खिलाफ थे, नेपोलियन के खिलाफ थे। तो 4-5 देश एक साथ मिल करके नेपोलियन के खिलाफ एक जंग लड़ा जो कि काफ़ी निर्णायक सिद्ध हुआ। निर्णायक का मतलब ये हुआ कि नेपोलियन उसमें बुरी तरीके से हार गया। वो 4 देश कौन कौन थे वो मैं बता देता हूँ। वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो हम लोग जानते हैं ना, क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है, वो नहीं। ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था, वो प्रसा, रूस और ब्रिटेन, ये चारों मिल करके नेपोलियन के खिलाफ लड़े। वाटरलू नाम का एक जगह था, वहाँ लड़ाई हुआ। नेपोलियन बुरी तरह से हार गया और उस युद्ध में नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। तो जब नेपोलियन हार गया तब क्या हुआ? ये चारों मिल करके एक संधि किए जिसे वियना की संधि कहते हैं, और ये घटना 1815 का है। उस संधि के जरिए इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिससे कि नेपोलियन जो भी बदलाव लाया था पूरे यूरोप में, वो बदलाव खत्म हो जाए और फिर से पुराना जैसा व्यवस्था बना हुआ था वही व्यवस्था कायम हो जाए। तो पुराना व्यवस्था कायम करने का कोशिश किया गया, इसीलिए कहा जाता है रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना हो गया। तो रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना 1815 में वाटरलू युद्ध के बाद हुआ था, जो कि वियना की संधि के जरिए किया गया था, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। ठीक है जी। अब हम लोग जानते हैं कि वियना की संधि क्या थी। तो जब 1815 ईस्वी में नेपोलियन वाटरलू युद्ध में हार गया, तब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि हुई, उसे ही वियना की संधि कहते हैं। इस संधि में नेपोलियन को हराने वाले 4 प्रमुख राष्ट्रों ने भाग लिया था, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। ये चारों मिल करके संधि किए और संधि में तरह तरह के फैसले लिए, और सभी फैसला लगभग एक ही तरह का था कि फ्रांस को किस तरीके से दबाया जाए, ऐसा दबाया जाए कि ये फिर कभी उठे ना। ठीक है जी। तो हम लोग जानेंगे कि उस संधि में क्या क्या फैसले लिए गए थे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संधि हुई थी 1815 में, और इस संधि में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा भाग लिया था। इस संधि के जरिए चाहा यह जा रहा था कि नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव लाया गया है उसे समाप्त कर दिया जाए और पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाए। इस संधि से यही चाहा जा रहा था। ठीक है जी। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनाना। इसके बाद इस संधि में क्या क्या निर्णय लिए गए, वो कुछ प्रमुख निर्णय मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और भी बहुत सारे निर्णय हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है। तो वो कौन कौन से निर्णय हैं कि जीते गए क्षेत्रों को लौटाने को कहा गया। किससे कहा गया? तो नेपोलियन बहुत से क्षेत्रों को जीत लिया था, तो फ्रांस को कहा गया कि आप उस क्षेत्र को लौटा दो। किसको लौटाएगा? जिससे जीता था उससे नहीं, ये चारों मिल करके अब बांटेगा। तो मतलब ये कि ये चारों ने नेपोलियन को हराया, इसलिए नहीं हराया कि नेपोलियन दूसरे जगहों पे कब्जा कर लिया था, बल्कि इसलिए हराया कि नेपोलियन जब हार जाएगा तो नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों पे हमारा कब्जा हो जाएगा। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस क्षेत्र पे कब्जा करके ये चाहते क्या थे, इन्हें क्या मिल जाता था किसी दूसरे क्षेत्र में कब्जा करके? तो सबसे बड़ा जवाब है इसका कि उन्हें मजदूर मिलता था काम करने के लिए। दूसरा चीज़, वहाँ जाकर के किसानों पे ये टैक्स लगाते थे और टैक्स के रूप में एक मोटा रकम वसूल करते थे। नेपोलियन जितना जगह को जीता था ना, उससे इतना टैक्स वसूल करता था कि अपने सेना का खाना पानी तनख्वाह सब कुछ बाहर देशों से टैक्स के रूप में वसूल करके देता था। फ्रांस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने देता था, इतना पैसा आता था। तो इसीलिए लोग चाहते थे कि दूसरे देशों पर कब्जा कर लें। ठीक है बच्चों। अब देखिए, दूसरा जो यहाँ पे निर्णय लिया गया वो ये कि फ्रांस के चारों तरफ नए राज्यों का एक घेरा बना दिया गया, जिससे कि फ्रांस का विस्तार ना हो सके, और उसकी सैनिक लिमिटेड कर दी गई कि आप इससे ज़्यादा सेना नहीं रखोगे। इसके अलावा नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। मतलब क्या? नेपोलियन ने जहाँ जहाँ लड़ाई की और वहाँ के राजाओं को हराया, फिर से उस राजवंश में कुछ लोग तो बचे हुए थे ना, राजा के बाल बच्चा बचे हुए थे, उन बच्चों को ही फिर से राजगद्दी दे दिया गया और कहा गया कि तुम लोग शासन करो। जैसे कि फ्रांस का ही बात करें, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, तो लुई 16वां का राज था, तो लुई 18वां को वहाँ पे राजगद्दी सौंपा गया, ये वियना की संधि के बाद, और कहा गया कि अब आप राज करो।
ठीक है। और भी काफ़ी निर्णय लिए गए हैं जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या निर्णय है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगले पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि ये सारा काम जो करवा रहा था रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना वगैरह, वो कौन था? वो था मेटरनिक। तो मेटरनिक के बारे में जानेंगे, मेटरनिक युग के बारे में जानेंगे, और मेटरनिक किस तरीके से हारा ये जानेंगे। तो सब कुछ जानेंगे। तो ये सब तब जानेंगे जब आप लोग वीडियो को शेयर करोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।